बीए भाग तृतीय की समस्त छात्राओं का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम पेपर फर्स्ट राजनीति विज्ञान के पेपर फर्स्ट पाश्चात्य राजनीतिक विचारक के अंतर्गत हम अरस्तु के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम पिछले उस वीडियो में प्लेटो के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे अरस्तु। अरस्तु का जन्म यूनान के स्टेनगिरा नगर में 384 ईसा पूर्व हुआ था और इनके पिता निकोमैक्स मैसेडोनिया के राजा के दरबार में चिकित्सक थे। वो बहुत संपन्न थे और सुखमय जीवन बीता था अरस्तु का, और ये प्लेटो के शिष्य थे और इनका शिष्य सिकंदर बना। इन्होंने एक विद्यालय की स्थापना की जो कि एथेंस में है, जिसका नाम है लीसियम। इनकी मृत्यु अरस्तु की मृत्यु जो है कैलियस नगर में 322 ईसा पूर्व में हुआ था। अरस्तु की मुख्य जो रचना है वो है पॉलिटिक्स, और भी हैं जैसे कि द कॉन्स्टिट्यूशन है, फिजिक्स है, मेटरपोलॉजी है, हिस्ट्रीज ऑफ एनिमल्स और बहुत सारी हैं। प्लेटो की जो अध्ययन पद्धति है वह वैज्ञानिक पद्धति रही है, क्योंकि प्लेटो ही एक सर्वप्रथम पहला राजनीतिक विचारक था जिसने कि 158 संविधानों का अध्ययन किया, और संविधान इन अध्ययन के आधार पर ही उसने अपने विचार प्रकट किए। दूसरी बात इसके अंतर्गत पद्धति के अंतर्गत है कि उसने राजनीति शास्त्र को समाजशास्त्र से पृथक एक स्वतंत्र विषय बनाया। इसकी अध्ययन पद्धति थी आगमनात्मक पद्धति और विश्लेषणात्मक पद्धति। आगमनात्मक पद्धति का अर्थ है कि पहले अपने उदाहरण या उनकी वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं उसको पहले स्पष्ट करना और उसके आधार पर सिद्धांतों का निर्माण करना। जबकि प्लेटो की अध्ययन पद्धति कैसी थी? निगमनात्मक अध्ययन पद्धति थी, जिसमें पहले आदर्श प्रस्तुत किया जाता, फिर उसको उदाहरणों के द्वारा उसे समझाया जाता। और दूसरी जो इसकी अध्ययन पद्धति वह ये था कि वह पर्यवेक्षणशील था, यानी ऑब्जर्वेशनल था, और तत्वों के आधार पर ही वो निष्कर्ष बनाता था। राजनीतिक घटनाचक्र के अध्ययन में वह तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग करता था, क्योंकि उसने 158 संविधानों का अध्ययन किया तो उनके तुलनात्मक अध्ययन किया, और तुलनात्मक अध्ययन के बाद ही उसने सिद्धांतों का निर्माण किया। उसकी जो जितनी भी रचनाएं थी उनकी भाषा शैली क्या थी? भाषा शैली थी उसकी यथार्थता और व्यवहारिकता, यानी एक निश्चित शैली थी। तथ्यों के आधार पर वो निर्माण करता था। तो इसकी सबसे जो रचना थी, सबसे मुख्य जो रचना है वो है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स मूलतः 12 भागों में विभाजित है, और बार्कर ने इस ग्रंथ को 3 भागों में विभाजित किया है। तो अब हम ये तो था एक अरस्तु का बहुत संक्षिप्त परिचय, जीवन परिचय। अब हम देखते हैं अरस्तु के अनुसार राज्य संबंधी विचार। उसने कुछ विशेषताएं बताई राज्य की, कि राज्य की उत्पत्ति या राज्य का क्या विशेषता होनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहला उसने जो विचार है उसमें बताया कि पहली बात थी राज्य का प्रादुर्भाव। राज्य का प्रादुर्भाव उसने कहा इसका सहजी विकास हुआ है, क्योंकि एक समाज की सबसे छोटी इकाई होती है परिवार। परिवार एक छोटा है और उसका वो प्रजनन और भौतिक आवश्यकताओं के अनुसार वह अपना परिवार का विकास करता है। परिवार से कुछ परिवार मिलकर क्या बनाते हैं? ग्राम। और ग्राम जो है उसमें क्या है कि एक पंचायत होगी, ग्राम पंचायत होगी, जो धार्मिक उत्सव भी मनाएगी, और जो भी परिवारों में जो कुछ परिवारों में अगर कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है या किसी प्रकार की विषमता आ जाती है तो उनके न्याय को स्थापित करने के लिए, न्याय देने के लिए उसने इसको ग्राम पंचायत को निर्मित किया। तो परिवार से क्या बना? ग्राम। अब कुछ गांव मिलकर क्या बनाएंगे? नगर राज्य। तो नगर राज्य क्या है? जिसके पास न्याय तो है ही, क्योंकि विभिन्न गांवों में अगर किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है या विवाद की स्थिति और टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है, उसका निपटारा करने के लिए नगर राज्य है। और इसके अंतर्गत सैनिक संरक्षण है, विद्या का विकास है, कला का विकास है, ये सब किस में होगा? नगर राज्य में। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि राज्य का जो प्रादुर्भाव है उसकी परिवार से हुआ है, स्वतः ही स्वाभाविक एक प्रक्रिया है।
जो राज्य को निर्मित करते हैं। दूसरी बात आती है, राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। स्वाभाविक संस्था किस प्रकार है कि परिवार एक स्वाभाविक संस्था है तो राज्य भी एक स्वाभाविक संस्था है। इसी प्रकार क्योंकि उसकी मौलिक आवश्यकताएं हैं परिवार की, तो राज्य की भी मौलिक आवश्यकताएं हैं कुछ। इसी प्रकार तो मनुष्य की प्रकृति में ही विकास का बीज होता है। तो इस प्रकार मनुष्य ने परिवार बनाया, परिवार से ग्राम बनाया, ग्राम से राज्य का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार अरस्तु ये कहता है कि राज्य जो है एक स्वाभाविक संस्था है। तीसरी बात आती है, राज्य सर्वोच्च समुदाय के रूप में है। राज्य सर्वोच्च समुदाय के रूप में किस प्रकार से है, क्योंकि परिवार एक छोटी इकाई है, उससे बड़ी इकाई ग्राम है और गांव से बड़ी राज्य है। तो इस प्रकार हम ये देखें तो समस्त शक्तियाँ किस में निहित हैं, राज्य में। तो राज्य एक सर्वोच्च संस्था हो गई जो कि गांवों को और परिवार को नियंत्रित करती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं तो राज्य एक समूह है, समुदाय है जो एक सर्वोच्च शक्ति रखता है, सर्वोच्च परिवार से और गांव से भी ऊपर है। नेक्स्ट है, राज्य मनुष्य से पहले है। समग्रता के आधार पर अगर हम देखें तो राज्य समग्र है और व्यक्ति उसका अंग है, क्योंकि राज्य में समस्त गांव परिवार सब आते हैं। जैसे इस प्रकार जो परिवार व्यक्ति है वो भी उसका अंग है, परिवार भी उसका अंग है और गांव भी उसका अंग है। तो राज्य जो है क्या है, वो मनुष्य से भी पहले है। मनुष्य अपने बारे में नहीं सोचेगा, पहले किसके बारे में सोचेगा, राज्य के बारे में सोचेगा। नेक्स्ट है, राज्य अंतिम और पूर्ण संस्था है। अंतिम एवं पूर्ण संस्था क्यों है, क्योंकि मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो परिवार से पूरा करता है, परिवार से जो पूरी नहीं होती गांव से करता है, गांव से जो पूरी नहीं होती वो राज्य के द्वारा करते हैं और राज्य के द्वारा ही उसे अंतिम सभी समस्त जो उसकी आवश्यकताएं है वो पूर्ति होती है। तो इस प्रकार हम ये देखें तो वो अंतिम है, पूर्ण संस्था है, क्योंकि मनुष्य की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति उसके राज्य के द्वारा होती है। नेक्स्ट है, राज्य का जैविक स्वरूप है। राज्य का जैविक स्वरूप किस प्रकार, इसके अपने आप ही उत्पत्ति हुई है, किसी ने सोच समझकर राज्य का निर्माण नहीं किया। नेक्स्ट है, राज्य का आत्मनिर्भर होना। राज्य का आत्मनिर्भर होने का तात्पर्य है कि राज्य ऐसी स्थिति उत्पन्न कर राज्य को करना चाहिए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न करे जो व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए आवश्यक हो। तो राज्य के द्वारा ऐसा वातावरण तैयार किया जाना चाहिए जिससे कि व्यक्ति का नैतिक विकास हो। फिर है राज्य का एकत्व और बहुत्व। एकत्व और बहुत्व का अर्थ है कि राज्य एकत्व से अर्थ है एकता, यानी समस्त परिवार समस्त गांवों को एकता के रूप में बनाए रखे। बहुत्व का मतलब है यह अनेक तत्वों से निर्माण हुआ है, क्योंकि इसमें अनेक परिवार हैं, अनेक गांव में बहुत सारी संस्थाएं हैं, तो ये सब मिलकर क्या बनाती हैं, राज्य का निर्माण करती हैं। फिर है राज्य के उद्देश्य और कार्य। राज्य का उद्देश्य है राज्य का नैतिक विकास है। राज्य के जो उद्देश्य हैं वही मनुष्य के उद्देश्य होंगे। तो इस प्रकार राज्य के जो उद्देश्य हैं वो क्या है कि स्वयं का विकास करना, मनुष्य का विकास करना, जिससे समाज का विकास हो, और कार्य क्या है कि वह न्याय व्यवस्था बनाए रखना। फिर है राज्य और व्यक्ति का संबंध। राज्य और व्यक्ति का संबंध का अर्थ है कि इसमें 3 अवस्थाएं हैं जिसके द्वारा राज्य और व्यक्ति में संबंध पाया जाता है। किस प्रकार से, पहले है जड़ अवस्था, दूसरी है पशु अवस्था, तीसरी है बौद्धिक अवस्था। जड़ अवस्था जो कि परिवार है, यह जाति को आगे बढ़ाता है, इसमें और कोई उसका उद्देश्य नहीं होता, उसका अंतिम उद्देश्य होता है कि वह परिवार को आगे बढ़ाए, तो इसको हम परिवार कहते हैं, जड़ अवस्था को। दूसरा है पशु अवस्था, जिसमें गतिशीलता पाई जाती है, यानी मनुष्य जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गांव का निर्माण करता है, तो ये क्या कहलाता है, गांव। पशु अवस्था क्या है, गांव। फिर है बौद्धिक अवस्था, जो कि बौद्धिक विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है, और ये कहलाता है राज्य। तो इस प्रकार राज्य और व्यक्ति में जो संबंध पाया जाता है वो 3 अवस्थाओं के आधार पर पाया जाता है। तो ये तो हमने देखे आज अरस्तु के राज्य संबंधी विचार। धन्यवाद।